नमस्कार दोस्तों, आज का विषय मौलिक अधिकार है और इसमें हम अनुच्छेद 12 से 35 पे चर्चा करेंगे। तो बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं हमारे संविधान में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार का हिस्सा संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दर्ज किया गया है और ये भारत के संविधान में के संस्थापकों ने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर संविधान में शामिल किया था। भारत के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा गारंटी के साथ हर एक भारतीय नागरिक को बगैर किसी भेदभाव के दिए गए अधिकार है। तो ये गारंटी दी जाती है कि ये अधिकार मान्य होंगे। ये अधिकार भारत की विधि के द्वारा संरक्षित हैं और भारत का संविधान चूंकि इनकी गारंटी लेता है, इसलिए इनका खनन या खंडित होने पे यानी इनका पालन ना करने पे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए अपील की जा सकती है। शुरू में भारत के संविधान ने कुल 7 अधिकार भारत के नागरिकों को दिए थे, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के चलते संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A का हिस्सा बना दिया गया था। तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के चलते हटा दिया गया था। मौलिक अधिकारों पे एक जानकारी प्रकाश डालते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दर्ज किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दर्ज किया गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और दिल भी कहा है। चूंकि अनुच्छेद 32 इतना जरूरी है, इसलिए संविधान के बदलाव के कारण करके इसको छीना नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में बदलाव करके यह अनुच्छेद नहीं छीना जा सकता, अनुच्छेद 32। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके सिवाय 20 और 21 भी इमरजेंसी के दौरान नहीं सस्पेंड किए जा सकते, यानी इनको निरस्त नहीं किया जा सकता 20 और 21 को, और 368 के अंतर्गत 32 को नहीं हटाया जा सकता। तो मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हम देखते हैं यहाँ पर। तो कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, जबकि कुछ सभी को, चाहे वे भारत के नागरिक हों या ना हो, इनको भी उपलब्ध किए जाते हैं। इसमें कंपनी और कॉरपोरेशन भी सम्मिलित हैं। सरकार इन अधिकारों को एक हद तक रोक लगा सकती है। यह रोक किस हद तक लगाई जा सकती है, इसका निर्णय कानून करता है। इस प्रकार नागरिक अधिकारों और समाज के बीच में सही तालमेल बनाया जाता है। ज्यादातर अधिकार सरकार के मनमाने व्यवहार के खिलाफ उपलब्ध हैं, पर सरकार कुछ अकेले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और इसका संवैधानिक उपाय न होकर सिर्फ असाधारण कानूनी उपाय ही उपलब्ध है। तो दोस्तों, यहाँ गौरतलब बात है कि यदि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ सरकार कुछ कार्रवाई करना चाहती है तो वो है कर सकती है, और इसके लिए 226 और 32 ना उपलब्ध होकर सिर्फ साधारण कानूनी उपाय ही उपलब्ध है। मौलिक अधिकारों का खनन होने पर व्यक्ति विशेष कानून का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ, 226 और 226 अनुच्छेद 226 और 32 के अंतर्गत कर सकता है। इस खनन पे व्यक्ति विशेष सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करा सकता है, और ये जरूरी नहीं कि उसे को हाई कोर्ट का रास्ते ही जाना पड़े। तो व्यक्ति विशेष सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करा सकता है, यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और उसे हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ और विशेषताएं देखते हैं।
मौलिक अधिकार स्थायी नहीं होते तथा सरकार इन्हें संवैधानिक संशोधन करके वापस भी ले सकती है, बशर्ते इसके द्वारा संविधान का मूल स्वरूप ना बदला जा सके। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्थायी नहीं होते, मतलब ये परमानेंट नहीं है, इनको बदला भी जा सकता है। जैसे कि सरकार ने संपत्ति के अधिकार को वापस ले लिया था, हालांकि 32 को ये नहीं हटा सकते, 32 वहीं का ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि वह संविधान के एक मूल रूप का आधार है। इसको सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ही बर्खास्त किया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो जाए तो इनको बर्खास्त कर दिया जाता है, अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को। और अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार लागू रहते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 के अनुसार मौलिक अधिकार लागू रहेंगे, ये दो मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। अनुच्छेद 19 के नीचे गए 6 अधिकार युद्ध अथवा भारी आक्रामकता की स्थिति में ही बर्खास्त किए जा सकते हैं। तो ये जरूरी एक पॉइंट है कि युद्ध अथवा भारी आक्रामकता यानी एक्सटर्नल एग्रेशन के स्थिति में ही इनको हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 19 के नीचे गए 6 अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को। भारतीय फौज, पैरामिलिट्री पुलिस तथा खुफिया विभाग एवं इस प्रकार की सेवाओं में जो लोग कार्यरत हैं उनके मौलिक अधिकारों पर उन्हें संसद द्वारा वर्जित किया गया है। तो जो लोग भारतीय फौज, पैरामिलिट्री पुलिस और तथा खुफिया विभाग जैसे विभागों से संबंधित है, उनके मौलिक अधिकारों पर रोक लगी हुई है और यह अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों को मार्शल लॉ के समय भी वर्जित किया करार दिया जाता है। तो यदि मार्शल लॉ लगा दी जाए देश में तो मौलिक अधिकारों को वर्जित कर दिया जाता है। मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल जो कि अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आती है, राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होती है। तो ये तो जानने वाली बात है कि मार्शल लॉ जो है वो आपातकाल स्थिति से जो भारत के संविधान के द्वारा लगाया जाता है उससे काफी अलग होती है। मौलिक अधिकार आत्म परिवर्तनीय होते हैं। यदि कहीं पर इनके लागू करने के लिए किसी विधि का गठन होता है तो वह सिर्फ संसद से ही पारित कर सकता है, ना कि राज्य सरकार। तो मौलिक अधिकार के बदलाव में लाने वाले जो भी विधि का गठन हो सकता है वह सिर्फ संसद कर सकती है, ना कि राज्य सरकार। तो राज्य सरकार आपके मौलिक अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकती। यह है अनुच्छेद 35। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। तो ये राज्य की परिभाषा को निर्धारित करता है। राज्य शब्द का उपयोग मौलिक अधिकारों के संबंध से थोड़ा भिन्न है और इसका संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। सरकार या संसद यानी केंद्र सरकार के कार्यकारी या विधायी अंग। तो इसमें जो सम्मिलित हैं वो सरकार या संसद या केंद्र सरकार के जो कार्यकारी हैं और विधायी अंग हैं वो सब शामिल हैं। राज्य सरकार तथा विधानमंडल या राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग ये भी शामिल हैं इसमें। सभी स्थानीय अधिकारी एवं म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, जिला बोर्ड इत्यादि, तो ये सब भी इसमें शामिल हैं जो ये राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। और सभी वैधानिक व अवैधानिक संस्थाएं जैसे LIC, ONGC, सेल इत्यादि। तो जितनी भी इस किस्म की कंपनीज हैं, LIC, ONGC, सेल इत्यादि जो सरकारी कंपनियां हैं वो सब भी इसके अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 12 से ज्ञात होता है कि राज्य शब्द की परिभाषा आम भाषा से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है कि ये राज्य सिर्फ स्टेट को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे इन सबको भी कहा जा रहा है और यह सब दफ्तर राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यदि कोई प्राइवेट एजेंसी सरकार के लिए कार्यरत है, यानी अगर कोई प्राइवेट एजेंसी सरकारी कार्य कर रही है तो वह भी इस भाषा में सम्मिलित है। यानी अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपका मौलिक अधिकारों का खनन कर रही है लेकिन वो सरकारी काम की वजह से कर रही है तो वह भी इसमें सम्मिलित होती है राज्य की परिभाषा में, और उसके विरुद्ध भी कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर में जा सकता है। मौलिक अधिकारों के असंगत विधियां, तो ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार जो भी विधियां मौलिक अधिकारों से असंगत अथवा उनका खनन करती हैं उनको निषेध घोषित किया जा सकता है। यानी जो भी लॉ है जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जाती है उसको निषेध घोषित किया जाता है।
अनुच्छेद 13 के अनुसार, और इन विधियों को निषेध करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 व हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में दी गई है। विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 के मुताबिक, तो विधि की क्या परिभाषा दी गई है? संसद या राज्य विधायकों के द्वारा पारित स्थायी विधि यानी परमानेंट लॉ, अस्थायी विधियां राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यानी आर्बिट्रेशन के द्वारा जारी की गई, वैधानिक उपनियम, व्यवस्था नियम इत्यादि। तो और गैर वैधानिक विधि रिवाजों इत्यादि पर आधारित जबरदस्ती बनाए गए कानून, तो जैसे कि खाप पंचायतें अपने कानून लागू कर देती हैं जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, तो वह भी इसके अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 13 इनके सिवा यह भी घोषित करता है कि संविधान संशोधन चूंकि विधि नहीं है, यहाँ पे आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करी गई है, ये एक लॉ नहीं है, इसलिए इस पे कानूनी तौर पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था, उसमें यह कहा था कि संवैधानिक संशोधन करने का मौलिक अधिकारों का जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, तो ऐसे संशोधन निषेध माने जाएंगे। तो ये इसको एक बार और पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में ये कहा था कि यदि संवैधानिक संशोधन करने से मौलिक अधिकारों का जो कि संविधान के बुनियादी ढांचा का हिस्सा है, ऐसे संशोधन निषेध माने जाएंगे। तो यदि संवैधानिक संशोधन करके किसी ऐसे मौलिक अधिकार जो कि संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, उनको बदलाए जाने की कोशिश करी जाए, तो वह निषेध माने जाएंगे। ऐसे जो संशोधन है उन्हें निषेध माना जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में कह रहा हूं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक इन्हें दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता एवं समान विधि संरक्षण। तो इसके अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर एक व्यक्ति को विधि के सामने बराबर का दर्जा दिया जाएगा। तो यार चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लॉ के सामने सभी बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 14 विधि के नियम, ये एवी डाइसी नामक व्यक्ति ने पहली बार बोले थे। ये थोड़ा सा जानने वाली बात है, यहाँ पे एवी डाइसी उनका नाम था, और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इन्हें नहीं बदला जा सकता। तो आप यहाँ जान देखें कि 14 और 32 संविधान के बुनियादी ढांचे के हिस्सा माने गए हैं यहाँ पर, और इनको नहीं बदला जा सकता है। विधि के समक्ष समानता सब लोगों पे लागू नहीं होती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है कि लॉ के सामने सब लोग बराबर नहीं है। इसमें जो लोग इससे अलग रखे गए हैं वो हैं देश के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, जो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत जिनको निम्नलिखित शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल देश के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है तथा वह अपनी शक्ति को किसी भी प्रकार उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के कार्यकाल में उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक या सिविल मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी के आदेश नहीं दे सकता। तो जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में है, उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वह विधि से ऊपर रखे गए हैं। यदि कोई व्यक्ति सदन में होने वाली कार्रवाई की सच्ची घटना का वर्णन अखबार, टीवी या रेडियो के माध्यम से देता है, तो उसके विरुद्ध कोई भी नागरिक अथवा आपराधिक कार्रवाई किसी भी अदालत में दर्ज नहीं कराई जा सकती। तो यह अनुच्छेद 361 ए में दिया गया है कि यदि सदन में होने वाली किसी भी का सच्ची घटना का वर्णन अखबार, टीवी या रेडियो के माध्यम से दिया जाता है, तो उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बशर्ते वह घटना सच्ची हो। संसद में होने वाली कार्रवाई के लिए किसी भी सांसद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ना ही कोई मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। ये अनुच्छेद 105 में दिया गया है। तो संसद में जो भी हंगामे होते हैं उसके अगेंस्ट किसी पे चप्पल अगर कोई मार दे तो एक्चुअली उस पर कोई केस दर्ज नहीं कराया जा सकता। ये अनुच्छेद 105 में दिया गया है।
राज्य सरकारों के ऊपर दी गई धारा अनुच्छेद 114 के अधीन आती है। राज्य सरकारों में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 105 वाला संसद का, ये 114 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था, लेकिन अनुच्छेद 31A अभी भी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ 31A आता है वहाँ 14 बाहर जाता है। तो 31A दरअसल राज्य सरकारों के निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 39 की धारा B तथा C को लागू करने हेतु बनाई गई विधियां तथा इन्हें अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। तो यदि कोई राज्य सरकार कोई निर्देशक सिद्धांतों पे कानून बनाना चाहता है तो उसको अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। इसके परे दूसरे देशों के राजदूत भी आते हैं तथा यूएनओ तथा उसकी संस्थाएं भी अनुच्छेद 14 से अलग रखी गई हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रोक, तो ये अनुच्छेद 15 है जो कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी दुकान, होटल, सिनेमा इत्यादि जैसी जगहों पर जाने पर इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि इसमें 3 अपवाद हैं। एक तो यह है कि राज्य सरकार औरतों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं दे सकती है तथा आरक्षण नीति जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में आरक्षण, जो कि 93 संविधान संशोधन कानून 2005 के अंतर्गत किया गया था, इस प्रकार की चीजें ये कर सकती है जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और ये इन चीजों के से अपवादित है। सार्वजनिक रोजगार के अवसर में समानता, तो ये अनुच्छेद 16 में आती है। सार्वजनिक रोजगार मतलब सरकारी नौकरियां। कोई भी नागरिक सरकार द्वारा किसी भी द्वारा धर्म, जन्म स्थान इत्यादि के कारण रोजगार देने से मना नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। हालांकि इसमें 3 अपवाद हैं। संसद जन्म स्थान अथवा रहने के स्थान को एक आवश्यक नियम बना सकता है, यानी डोमिसाइल। तो यदि कोई सरकारी नौकरी है किसी राज्य की, वो डोमिसाइल के अंतर्गत आई जा सकती है। राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति अपना सकती है, यानी यहाँ पे जो स्टेट के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनके लिए एक अलग आरक्षण दिया जा सकता है। धर्म संबंधी पदों पर उसी धर्म के व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। तो जो धार्मिक चीजों से निर्धारित तो पद है उन पे उसी धर्म के व्यक्ति को भी बैठाया जा सकता है। यह भी सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में अपवाद है। अस्पष्टता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है और इसका मतलब यह है कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। देखते हैं ये क्या कहता है। अस्पष्टता का उन्मूलन हेतु बनाया गया अनुच्छेद है तथा इस प्रथा का उन्मूलन एवं किसी प्रकार के इस्तेमाल करने से रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 17 अस्पष्टता के रिलेटेड हुआ है और ये किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को बढ़ावा या प्रमोट करने के से रोक लगाता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को 1976 में काफी फेरबदल लाया गया था। तो 1955 में एक नागरिक अधिकार संरक्षण था और ये अधिनियम था और इसमें काफी फेरबदल किए गए थे। इसके अनुसार 6 महीने की जेल तथा 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था और ये इस अधिनियम के अनुसार ये पर्टिकुलर पॉइंट्स अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मंदिर या अन्य पूजा स्थलों पे प्रवेश पे रोक लगाई जाए, अनटचेबिलिटी या स्पष्टता को परंपरा, धर्म या अन्य कारणों से सही बताया जाए, किसी दुकान, होटल या दूसरी सार्वजनिक मनोरंजन की जगहों पर जाने से रोक लगाई जाए, किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अस्पृश्यता के कारण अपमान किया जाए, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल इत्यादि में दाखिला कर देने से मनाही करी जाए, अस्पृश्यता को बढ़ावा देना या उसे सही बताना और पढ़ाना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता की वजह से सम्मान या सेवाएं नहीं देना, तो यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सेवाएं या सम्मान नहीं दिए जाए
अस्पष्टता के कारण, तो यह भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो ये करीब 7 बिंदुएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये अनुच्छेद प्राइवेट नागरिकों के प्रति भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये सरकारी तंत्र ही इसको अगर कर रहा हो तो इसको लागू किया जा सकता है। ये प्राइवेट नागरिकों यानी आप और हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस अनुच्छेद का उल्लंघन ना हो। खिताब का उन्मूलन यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आर्टिकल 18 के अंदर रखा गया है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत फौजी अथवा पढ़ाई संबंधित जैसे डॉक्टर, पीएचडी के जो डॉक्टर होते हैं, उसके अलावा ये राज्य सरकार किसी भी नागरिक अथवा विदेशी को कोई भी खिताब नहीं दे सकती। तो जो जैसे पुराने ज़माने में जो टाइटल हुआ करते थे, राय बहादुर इत्यादि, इस किस्म के टाइटल अब नहीं मान्य जाते हैं। सब नागरिक समान है। और इसके अनुसार यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी खिताब को स्वीकार नहीं कर सकता। तो कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी खिताब को स्वीकार नहीं कर सकता। सर, वो इत्यादि के टाइटल्स को अपने नाम, किताब को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। कोई भी विदेशी नागरिक जो भारतवर्ष में कार्यरत है सरकार के नीचे, तो जो भी विदेशी नागरिक हैं जो सरकार के नीचे कार्यरत हैं, वो बगैर राष्ट्रपति की आज्ञा के ऐसे कोई सी किताब को नहीं ले सकते। तो उनको राष्ट्रपति की आज्ञा लेना जरूरी है अगर उनको ऐसा कोई किताब दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार के समय किताब सब खारिज कर दिए गए थे तथा सब लोग एक समान स्तर पर रखने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी खिताब दिए गए थे लोगों को उस समय, उन सबको खारिज कर दिया गया था 1947 में। राष्ट्रीय अवार्ड जैसे पद्मश्री इत्यादि नाम के अग्रणी लगाना गलत है। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पद्मश्री या पद्म विभूषण इस प्रकार के अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड जो दिए गए हैं, उनका अपने नाम के आगे खिताब की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और ऐसा करने पर उन्हें अवार्ड वापस भी देना पड़ सकता है। तो यह अवार्ड अगर हम देखें तो 1978 में जनता पार्टी के मुरारजी द्वारा लाए गए थे। आज़ादी का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार देता है। भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, बगैर हथियारों के शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संघ, यूनियन या कोऑपरेटिव या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ये सवाल आ चुका है, अभी हाल ही में आया था यूकेपीएससी में। भारत देश के किसी भी स्थान को जाने का अधिकार, तो भारत देश में वह किसी भी स्थान पे जा सकता है। इसमें थोड़ा सा अपवाद यह है कि जैसे जो मिलिट्री एरियाज होते हैं उनमें या एयरपोर्ट इत्यादि में जाना मनाही है, बगैर उसके। किसी भी स्थान पे रहने का अधिकार, तो भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पे रह सकता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करने के अधिकार बशर्ते वे आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो। तो भारत में आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं बशर्ते वो आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, जैसे प्रोस्टिट्यूशन इत्यादि या ड्रग स्मगलिंग, इस तरीके का कार्य डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें थोड़ा सा अपवाद यह है कि कुछ कार्य इस प्रकार के हैं जिनमें जैसे डिग्री की ज़रूरत होती है, तो वो आप डिग्री के बगैर नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टरी का कार्य है, तो आप यह नहीं कह सकते कि भाई मेरा तो मौलिक अधिकार है, मैं तो डॉक्टर ही कर सकता हूँ, जबकि आपके पास डिग्री ना हो। तो उसके लिए इस प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए अगर आप वह कार्य करना चाहते हैं। तो ये 6 अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को और उनके जो किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उन्हीं को हासिल हैं, ये सभी विदेशी नागरिकों को नहीं हासिल है। आज़ादी का अधिकार, इसमें हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी को अत्यधिक सजा ना दी जाए, फिर वो चाहे आम नागरिक हो या विदेशी हो या तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखते हैं। तो दोषी को किसी ऐसे अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती जिसके लिए कोई कानून ना हो। सबसे पहली बात, यदि कोई कानून ही नहीं है तो वो अपराध कैसे साबित करेंगे? तो ये सबसे पहली बात है कि दोषी को किसी भी ऐसे
अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती जिसके लिए कानून ना हो। दोषी को अपराध करने के समय जितनी सजा कानून द्वारा निर्धारित की गई है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। तो यदि हम ये माने कि 1970 में मर्डर की सजा 10 साल निर्धारित करी गई थी, तो उस व्यक्ति और 1971 में उसकी सजा बढ़ा के 20 साल कर दी गई, तो उस व्यक्ति को 10 साल की ही सजा दी जा सकती है अगर उसे उसका केस 1970 में पूर्णतः अगर उसे सजा सुना दी गई हो। और सजा मिलने के बाद कानून में फेरबदल करा जाए तो अपराध के समय का कानून ही मान्य होगा, यानी कि अगर सजा बाद में दी गई तो उस समय जो कानून था उसी पे मान्य होगा जिस समय उस पर केस किया गया या जिस समय उसने अपराध किया। तो इसका उदाहरण हम निर्भया कांड में देखते हैं, जिसमें एक अभियुक्त को अभी हाल ही में छोड़ा गया था क्योंकि उस वक्त बिलो 18 का कानून अलग था जो कि अब बदल दिया गया है, लेकिन वो फिर भी छोड़ दिया गया। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता, तो कोई भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। आज़ादी का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 आज़ादी के अधिकार के अंतर्गत आता है और ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी एक्शन जो लिया जाएगा वो लॉ के अनुसार ही लिया जाएगा। यह अधिकार मौलिक अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। कहा गया है कि यह कार्यपालिका तथा और विधायिका दोनों के मनमापेपन से संरक्षण प्रदान करता है। तो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ज़्यादा सजा या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, जो लॉ कहती है उसी के अनुसार एक्शन लिया जा सकता है। और इसमें अनुच्छेद 21 के जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत लाया गया था, इसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालिकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत दिया गया था और यह 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें निवारक निरोधक निधि भी शामिल है। तो यह बेसिकली गिरफ्तारी से रिलेटेड अधिकार है। इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। 22A के हिसाब से उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। 22(2) के हिसाब से, 22(3) के हिसाब से 24 घंटे के अंदर उसे संबंधित न्यायालय में पेश करना होगा। यात्रा या अवकाश का समय शामिल नहीं किया गया है इसमें, तो उसे 24 घंटे में संबंधित न्यायालय के सामने पेश करना होगा। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत शत्रु देश के नागरिक को गिरफ्तार किया जा सकता है या किसी भी ऐसे आशंकाग्रस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है जिनके ऊपर उन्हें मतलब शक है कि ये देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और इनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों ये जानने वाली बात है कि टेररिज्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति को टेररिज्म के अंडर गिरफ्तार किया जा सकता है तो उनको ये 3 मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 आते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के अवैध व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो स्लेवरी, दास प्रथा, अवैध व्यापार, देह व्यापार के लिए अवैध जो व्यापार है उसको प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें जो अपवाद है वो यह है कि राज्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिर्वाय श्रम लागू कर सकता है। तो ये राज्य सरकार इसमें
अगर वो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके लिए अनिवार्य श्रम लागू कर सकते हैं, कि यानी कंपल्सरी लोगों को उसमें श्रमदान देना पड़ सकता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उद्योग धंधों में काम में नहीं लगाया जा सकता। तो 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता, यानी कि बाल श्रम प्रतिबंधित हो चुका है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। और ऐसे बालकों को घरेलू कार्यों में भी नहीं लगाया सकता, यानी डोमेस्टिक हेल्प में भी नहीं यूज कर सकते आप। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं ये। अनुच्छेद 25 कहता है अंतकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 के अनुसार माने गए धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप उस धर्म को किस तरीके से चलाते हैं, उसके प्रबंधन, चल व अचल संपत्ति को आप कर सकते हैं। राज्य किसी धर्म या अप्रवृत्ति या धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाएगा, तो ये किसी भी टैक्स से कर मुक्त रहते हैं। और 28 के अनुसार है सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कि किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी किस्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसमें यह अपवाद है कि विन्यास ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, विन्यास ट्रस्ट। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है ये। तो ये अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार हैं। और अनुच्छेद 29 कहता है कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित करने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा हेतु सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है, यानी कि वो अपने लिए कोई भी स्कूल, कॉलेज इत्यादि खोल सकते हैं भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के हेतु। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 ये बहुत ही जरूरी है। इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। और इसके लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट। तो इसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश, यानी मैंडेमस। तीसरी है प्रतिषेध, यानी प्रोविजन। चौथी है उत्प्रेषण, यानी सिरोसिरो। पांचवी है अधिकार परुच्छा, यानी क्यू वारंटो। तो इन रिटों को न्यायालय का झरना भी कहा जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो ये नागरिक अधिकारों का सर्वोत्तम रिट है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है और न्यायालय इसकी समीक्षा करता है। परमादेश किसी सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा गलत आदेश दिया जाता है तो इसके कारणों की समीक्षा भी न्यायालय कर सकता है। प्रतिषेध, मना करना, इसका मतलब मना करना होता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने से मना कर सकता है, यानी लोअर कोर्ट्स को आदेश दे सकता है। उत्प्रेषण और अधिक सूचित करना, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को उससे और अधिक सूचना मांग सकता है। अधिकार परीक्षा, किसी अधिकार से किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा जब कोई पद वैध या अवैध तरीके से प्राप्त किया जा सकता है तो उसके कारणों को पता कर सकता है। तो इसमें रिट 3 और 4 जो है वो न्यायालय से परिवर्तित की जाती हैं। अनुच्छेद 33 से 35, तो ये भारतीय फौज, पैरामिलिट्री, ये मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि इनके जो मौलिक अधिकार हैं इन पे थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद द्वारा। मार्शल लॉ के समय इन्हें वर्जित करार दिया जाता है। मार्शल लॉ मिलिट्री लॉ से अलग होती है। तो ये अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होती है मार्शल लॉ जो होती है, मिलिट्री रूल। और मौलिक अधिकार आत्मपरिवर्तनीय होते हैं। यदि कहीं पर इनके लागू करने से किसी विधि का गठन होता है तो वह सिर्फ संसद ही पारित कर सकता है, ना कि राज्य सरकार। तो ये सिर्फ संसद बना सकती है मौलिक अधिकार 35 के अंदर। सॉरी, बेसिकली ये संसद जो विधि है वो सिर्फ संसद बना सकती है, ना कि राज्य सरकार।
जिससे मौलिक अधिकारों को संरक्षण पूर्णतः प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये था मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।